हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भेड़िया के एक शानदार कॉमिक्स महाभियोग, जो शुद्धिकरण श्रृंखला की आगामी कॉमिक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बार हम कॉमिक्स के लिए शुरू करते हैं महाभियोग। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। भेड़िया वुल्फा है साथ में, भेड़िया का पिता। भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 7। आभार पत्र, ये वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं आप। हमारा वायदा अच्छी हो कॉमिक्स, आपकी वायदा ओनली राज कॉमिक्स। पेश करते हैं महाभियोग, भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 7। मैं कॉमिक्स हूँ। श्रृंखला का संपूर्ण आनंद के लिए पढ़ें दोषपूर्ण आधिपत्य, रण, भेड़िया अतिक्रमण, संक्रमित एवं उल्लंघन अवश्य पढ़ें। महाभियोग शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 7। जैन, देखो जैन, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। कोबी और मैं एक हो गए। अब तुम भी लौट आई हो। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ तुम कुछ कहती क्यों नहीं जैन? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम क्या बोल रही हो? कोबी, नहीं जैन, फिर से नहीं। मेरा ध्यान भंग करने की चेष्टा किसने की? उसे चीर कर रख देगा भेड़िया। पिताश्री, आप यहाँ? तुम्हारा कुशल क्षेम पता करने आया था पुत्र। मैं कुशल हूँ पिताश्री, किंतु इतने समय पश्चात आपको देखकर अचंभित हूँ। आप कैसे हैं मेरे जन्मदाता? मैं भी स्वस्थ हूँ पुत्र, तुम्हें देखकर और तुम्हारी कुशलता जानकर अति प्रसन्न हूँ। लेकिन पुत्र, क्या तुम्हें ज्ञात है कि न्याय परिषद जागृत हो चुकी है? न्याय परिषद? ये न्याय परिषद क्या है पुत्र? करोड़ों वर्ष पूर्व जब प्रकृति ने हम भेड़ियों को इस सृष्टि का रक्षक बनाया था, तब उन्होंने कई दैवी शक्तियों को भी उत्पत्ति की थी, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकें, कभी हम पथभ्रष्ट हो सके तो हमें दंडित कर सकें। ऐसी एक देव शक्ति है न्याय के देवता देवानक्षण और उनकी न्याय सभा, जो ये तभी जागृत होती है जब हम पर कोई महाभियोग लगाया जाता है। अराक्ष, हाँ पुत्र, और जिस पर महाभियोग लगाया उसे अपनी निर्दोषता साबित करनी होती है, अन्यथा न्याय परिषद उसे विधि के अनुसार दंडित करती है। इसका अर्थ है कि हम कुछ समय पूर्व जिन लोगों से मुझे जड़ करके मुझे दोषपूर्ण करने का आरोप लगाया था, वह देवानक्षण उनकी न्याय परिषद थी। ये न्याय परिषद जागृत हो चुकी है पुत्र। कटघरे में हम भेड़िया वंशी हैं और इस बार हमारे निर्दोष साबित होने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि न्याय सभा में जो न्याय की देवी बनकर आई है वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ सूर्या है। जानने के लिए बने वन रक्षक श्रृंखला ये ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई भेड़िया की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। वन रक्षक श्रृंखला। 50,000 वर्ष पूर्व कोंकणी के कारागार में। देखो बोलो वुल्फा, जवाब दो, हमारा कोई पुत्र था? सूर्या, अपने दिल में झांक कर यह सवाल स्वयं से करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मुझे अपने वाक जाल में उलझाने की कोशिश मत कर दुष्ट वन्य प्राणी। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है सूर्या। तुम्हें मेरी नज़र में हमेशा एक पशु ही हो वुल्फा, एक असभ्य और अस्वच्छ वन्य पशु। परंतु फिर मुझे लगा था कि इतने समय कारागार से रहने के बाद तुम्हें कुछ सुधार आया होगा। आज तुमने मुझे फिर से गलत सिद्ध कर दिया। मुझे माफ़ कर देना सूर्या। मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम अपने पुत्र से हाथ धो बैठोगी, जो तुम्हारी गुम स्मृतियों में अटखेलियाँ करता है। क्या बात है राजन, आप चिंतित के प्रति? मेरी चिंता का कारण सूर्या और उसके पुत्र की स्मृतियाँ। राजगुरु, ऐसा कैसे सोचता है राजन? हमने तो युवरानी की सभी स्मृतियाँ मिटा दी थीं। इतना ही नहीं, हमने विशेष तंत्र अनुष्ठान कर सूर्या को पुनः कौमार्य प्रदान किया था, ताकि वो स्वयं को एक कुंवारी कन्या ही समझे। यह सत्य है राजगुरु, पर फिर भी धुंधली सही उसकी स्मृतियाँ का कुछ अंश अभी भी उसके सुप्त मातत्व को झंझोड़ रहा है। मातत्व के इस प्रबल एहसास ने इतना आंदोलित कर दिया है कि वह चोरी छुपे वुल्फा से मिलने कारागार तक पहुंच गई। और यह तो चिंता का विषय है राजन, यदि कुमारी सूर्या का वुल्फा तक पहुंच गई तो अनसंभव है। वुल्फा ने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया? चिंता न करें गुरुदेव, हमने वुल्फा को यह बता रखा है कि कोबी हमारे कब्जे में है, और अगर उसने सूर्या कुछ बताया पुत्र को मार देंगे। वुल्फा जीते जी अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, परंतु मुझे भय सूर्या की तरफ से है। अपने पुत्र के लिए पनपी सहज जिज्ञासा कहीं सूर्या को इतना विद्रोही न बना दे, कोंकणी की सीमा पार कर वुल्फानो पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सूर्या को हम सच जानने से नहीं रोक पाएंगे। कुछ ऐसा कीजिए गुरुदेव, सूर्या का पुत्र प्रेम घृणा में बदल जाए। मैं आपका अभिप्राय समझ गया राजन, आप चिंता न करें, वही होगा जो आपने सोचा होगा। घने और विशाल जंगलों का आच्छादित किया वन क्षेत्र, जहाँ सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसा रहस्यमय पनप रहा है जिसके लिए कोई वनवासी वहाँ प्रवेश नहीं करता। जो भूले भटके यहाँ पहुँच जाता है भयानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
परंतु जो सबसे बड़ा कारण है स्थान का दुर्गम होना, यह बताता है कि यहाँ खतरनाक साबित होता है यहाँ के युग्म प्राणी। परंतु ऐसे स्थान असुरों के लिए सदैव से चुनौती का प्रतीक रहे हैं। वर्चस्व की लालसा असुरों को इस मृत्यु क्षेत्र में ले आती है। आज भी एक ऐसी चुनौती इस क्षेत्र में खींच रही है। निकुम्बा आखेट के लिए दुर्गम दैत्य क्षेत्र में पहुंच गई थी, परंतु अभी ये तय होना बाकी था कि आखेट किसका होना है। गर्र, और आखेटक कौन है। इतना तो तय था कि निकुम्बा यहाँ आखेट होने नहीं आई थी, और उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए था कि उसके सामने एक युग्म जीव से था, और यह भूल गई थी। भूल उस पर भारी पड़ने वाली थी। मौत उस पर छलांग लगाने वाली थी। साक्षात मौत उस पर सवार हो चुकी थी। धाड़। निकुम्बा ने अपने अतुल्य बल का परिचय देते हुए अपने आप को हवा में उछाल दिया था। युगम सिंह और कुपित हो गया था, परंतु उसने भी निकुम्बा उसके लिए तैयार थी। उसने मौत को ही फंदा बना लिया था, और मौत का फंदा हवा में उछला और आखेटक का आखेट करने में सफल हुआ था। उधर ऋषि देवी के आश्रम के समीप, ये तुझे नहीं बचा पाएंगे, ये चाहते हैं कि तू मर जाए। तिलोत्तमा, तुम ये क्या कर रही हो। भला मैं अपनी पुत्री की मृत्यु की कामना क्यों करूँगा। कामना की आवश्यकता है। आपके कर्म ही आपकी पुत्री की मृत्यु का कारण बनेंगे। हर कार्य की विधि का एक समय निश्चित होता है। कि आपकी पत्नी कहीं स्नेह में इतने भी शून्य हो गए कि उसकी सुरक्षा का भी कोई भान नहीं रहा आपको, और आपने यह भी नहीं सोचा कि आघात की वजह से आपके मन में भय बैठ जाएगा और आत्मविश्वास गंठगंध हो जाएगा। भविष्य में पुनः प्रयास करने में भी संकोच करेगी। तुम सत्य कह रही हो तिलोत्तमा। पुत्री मोह में अंधा हो गया था, नियति को भूल गया था, और अब इसका क्या उपाय है। अब तो बस एक ही उपाय है। हमें काया की स्मृति से इस घटना को मिटाना होगा, किंतु स्मृति के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम हो सकते हैं। किंतु स्मृति काया के अवचेतन मस्तिष्क सफल हो जाती है, परंतु फिलहाल कोई उपाय नहीं है। यह स्मृति काया के अवचेतन मस्तिष्क से में जाती रहेगी, परंतु फिलहाल और कोई उपाय नहीं है। तो आओ अपनी आत्मिक ऊर्जा को एक करें। यह ऊर्जा काया के मस्तिष्क से उन स्मृतियों को मिटा देगी। माँ, पिताजी, आप दोनों में यहाँ कैसे। तुम अपनी चीज़ें भूलने लगी। काया, भूलने की उम्र तो हमारी है। तुम तो वन भ्रमण के लिए आई थी और थक कर सो गई थी। देखो मैं तुम्हारे लिए ताजे स्वादिष्ट फल लाई हूँ। आश्चर्य, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी यह नगाड़ा संदेश्वर है। पंचसंघ की बैठक बुलाई जा चुकी है। हमें तुरंत जाना होगा। ढम 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 ढम। उफ, यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे बार बार प्रयास करने के बाद भी मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं अपने मन को एकाग्र क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद उन अतत आत्माओं ने मेरी कैद से बाहर निकलने में मेरा मन व्यथित है। यह शायद मेरे काया ने मेरे भैरवी बनने के निवेदन को ठुकरा कर मेरे अहम को चोट पहुंचाई है। यह मेरे चरित्र और स्वभाव दोनों के विरुद्ध है। अवधूत स्वयं इतना समर्थ और सशक्त है कि यह बिना सहायता के ही अपने परीक्षे लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। मैं ऐसी सत्ता का पुनः प्रदर्शन कभी नहीं करूँगा, और अब मैं अपने दम पर ही उन दुष्ट आत्माओं को दमन करूँगा। ऑलरेडी अवधूत अमर प्रेम सीरीज में आ चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल में कोई वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके अमर प्रेम सीरीज पढ़ सकते हैं। अवधूत कॉमिक्स। वेलकम कैप्टन, जंगल में आपका स्वागत है। आपके सारे काम सारे वेपन और एक्सपेंसिव मौजूद हैं। यह एक एडवांस लैंड है और आपका काम पूरा हो जाएगा। थैंक्स मेजर। किंग कब तक आएंगे। बहुत जल्द। अब तो उनके बिना हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। समूह की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। वे घाटी से बाहर हैं। उनके मिस्टिपल वेपन से, और वे भी बहुत खूंखार हैं। या किंग लूना की बात हो रही है, और वह भेड़िया, उसके बारे में क्या जानकारी है। वह भी हमारे थ्रेट में नहीं है, और यह किसका पक्ष लेगा यह अभी क्लियर नहीं है। नहीं मेजर, हम यकीन है भेड़िया मानवों के विरुद्ध ही खड़ा होगा। हमें इसे पृथ्वी से मुक्त करना होगा। हमें समूह में तो कोई ताकत नहीं। पता नहीं वे कौन है, कितनी ताकत में अभी हमें सही भी नहीं पता। अभी हमें अपनी जीवा को नियंत्रण में। हाँ, सुबह से शाम हो गई। कहाँ है वह शक्ति निकुम्बा जो दावत का इंतजाम करने गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद ही दैत्य प्राणी की दावत बन गई हो। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो। असुर देवी निकुम्बा की शक्ति का कोई भी दैत्य प्राणी बाल बाका नहीं कर सकता। यह आप सभी का भ्रम है असुर गुरु। सत्य तो यह है कि अगर कोई धूत छल से यहाँ आ गई तो स्वयं को देवी की शक्ति सिद्ध करके असुरा कबीले का सिंहासन हथियाना चाहती है। आप ही सोचें, वह अब तक भोज का इंतजाम क्यों नहीं कर पाई। भोज का इंतजाम हो गया है। राम राम, असंभव, यह नहीं हो सकता। कहिए गुरु श्रेयी, पंचसंघ की बैठक में पहले आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे। तुम्हारी मूर्खताओं पर अंकुश लगाने के लिए। मूर्खता हमको समझे नहीं गुरु त्रेयी। कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। जंगल पर मडारे संकट का निवारण करने की बजाय यह व्यर्थ की बैठक कर रहा हूँ। मूर्खता तो नहीं तो क्या है। यह सब चले तो आने वाले प्राण संकट में, पर तुम कर्णधारियों के पास तो भविष्य के संकटों से पहले ही भाप लेने की क्षमता है। इसके बावजूद भी हम इन व्यर्थ के प्रपंच में शामिल हो गए। कर्णधारी सासी भी आ चुके हैं कोई वीडियो कॉमिक में।
क्षमा करें गुरुत्रयी, कोई मायावी शक्ति हमें करधारियों की क्षमता को कीलित करने लगी है, परंतु हमें आने वाले संकटों का सटीक अनुमान लगा पड़े। भेड़िया देवता भी ऐसे विकट समय पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए हैं। ऐसे में पंचसंग द्वारा सबको एकजुट करने की समस्या का निवारण करने का प्रयास कर रहे थे। गलत दिशा में किया गया प्रयास सदैव बढ़ जाता है। कर्णधारी सासी, बताइए हम गुरुत्रयी हम क्या करें? कोई महाशक्ति धरती का सीना चीर कर बाहर आएगी और उसके सामने तुम्हारा पंचसंग मूषकों झुंड से अधिक कुछ भी नहीं होगा। उनके लड़ने के लिए जंगल की हर महाशक्ति को एकजुट होना आने वाली तक खना होगा, तभी जंगलवासियों का अस्तित्व बचेगा। अतः बिना विलंब के सभी महाशक्तियों को आमंत्रित करें। मुझे पंचसंघ की बैठक का संदेश तो मिल गया था, परंतु किसी आवश्यक कारण के कारण मैं विलंब हो गया था। क्षमा प्रार्थी हूँ। आओ गरुड़ा, अधिक विलंब नहीं हुआ है। फिर तो हम भी सही समय पर पहुँचे हैं। वाह, इतने सारे प्राणी सलप। कितने दिनों बाद किसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं। तंतना, एलाफांटा और धुंध। क्या परंतु क्या, ये सब तो जंगल के शत्रु हैं। रुक जाओ, जो आपदा आने वाली है उसके जंगल को हर तरह बुरी शक्तियों को भी इकट्ठा होने की आवश्यकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे बुलावे पे आए, इसमें धन्यवाद कैसा है? हम सभी इसी जंगल के वासी हैं। जंगलवासी हमारे बारे में कुछ भी कहें, परंतु हमारा यह वन भी यह वन हमारा भी है और हमें प्रिय भी है। यदि जंगल ही नहीं रहेगा तो दौदंड की भूख कैसे मिटेगी? इतने बड़े बड़े धुरंधर यहाँ कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? कुछ तो बड़ा होने वाला है। मुझे इन पर नज़र बनाए रखनी होगी अपनी। यह क्या, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में जंगल का रक्षक भेड़िया नजर आता है? ऐसा क्यों? गरुड़ा को सब कुछ बताया सांसी ने। हमें भेड़िया को कई बार नगाड़ा संदेश भी आया पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे अब वो जंगल की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह भेड़वा और बाकी सब भेड़िया के साथी हैं, इसलिए जानबूझकर उनसे टकराने से बच रहा है। अपनी ज़ुबान को लगाम दो खाता, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हक में नहीं होगा। सबसे पहले तो तुम अपने हाथ को लगाम दो गरुड़ा, भूलो मत। घाता, पंचसंघ का सम्मानित सदस्य हूँ। सही कह रहा है वह। ये घुसपैठिए भेड़िया के कई बार बंधु लगते हैं। भेड़िया का बार बार गायब रहना इस तरफ इशारा करता है, या तो भेड़िया उनसे डरता है या फिर आने से डरता है। अपनी शत्रुता की आड़ में गलत आक्षेप लगाना बंद करो, अन्यथा क्या। हम यहाँ आपदा से लड़ने आए हैं, ना कि आपस की शत्रु को देखने। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो शत्रु बिना लड़ाई हमसे जीत जाएगा और जंगल मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। ओहो, अलर्ट मैसेज आ रहा है। अब हम क्या करें गुरुत्रयी? जंगल की शक्तियाँ एकजुट हो गई हैं। अब हमें इनमें से किसी एक को अपना नेता चुनना है जो इस युद्ध का नेतृत्व कर सके। डोमा भी आ गया इसमें, कई सारे भेड़िया के दुश्मन। डोमा, वरना तू क्या करेगा अवधूत? क्या हमें फिर से तंत्रजाल में कैद करेगा? नहीं, इस बार में तू ऐसा नहीं कर पाएगा अवधूत। उफ, क्योंकि तेरा तंत्रजाल टूटने के कारण तेरी शक्तियाँ छीन हो चुकी हैं। मैंने तेरे तंत्रजाल से आज़ाद हुई हर एक दुष्टात्मा को डोम में परिवर्तित कर दिया है, और डोमा अपना वो उद्देश्य पूरा करेगा जो मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था, इस जंगल पर अधिकार। तेरा यह स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा डोमा। मेरी शक्ति अवश्य हुई है, परंतु इतनी कम नहीं कि तेरी ऐसी बिगड़ैल दुष्टात्मा यूँ सड़े अपनी मनमानी करें। यह अवधूत की अग्नि रेखा है डोमा। तू तो क्या, कोई भी डोमा इस रेखा को पार नहीं कर सकता, अन्यथा यह तंत्र अग्नि तो उसे भस्म कर देगी। यह अग्नि रेखा ज़्यादा समय तक डोमा को उसकी डोम सेना को नहीं रोक पाएगी। मुझे इसे रोकने का उपाय शक्ति शोधनी होगी, वरना जंगल में कोई चिंता नहीं बचेगा। ये डोम बनकर डोमा के गुलाम बन जाएंगे। उधर अवधूत डोमा को और उनकी डोम सेना को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ इस महाविनाश को कोई रोक सकता था वह एक अलग ही उलझन में था। इसका अर्थ यह हुआ कई वर्षों पूर्व ये कालजयी आपके अन्याय के शिकार हुए थे और अपना अधिकार पाने हेतु न्याय परिषद को जागृत किया है। हाँ पुत्र, परंतु मैंने उसका कोई अन्याय नहीं किया। अवधि के पूर्ण होते ही हम उन्हें वापस बुलाए थे, परंतु आपने तो तब भी कोई अन्याय नहीं किया था जब आपने छल से मेरी माता के साथ विवाह किया था। वल्फानों को विनाश का कारण भी इसी था। आपको विनाश का कोई और भी कारण था। अब अपनी पुत्र, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पिताश्री, सत्य तो यही है कि आपने अपनी एक राजा के अनुकूल व्यवहार नहीं किया। अब एक राजा सदैव अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है। यह सत्य नहीं है पुत्र। यदि यह सत्य नहीं है तो आज कालजयी को न्याय परिषद का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। आप माँ का हृदय छल नहीं अभी तो प्रेम से जीतते, और माँ आज हमारे साथ होती। आज अगर आपने मेरे इस जन्म को दोषपूर्ण कहा रहा जा रहा है तो इसका जिम्मेदार आपका स्वार्थ है पिताश्री। ऐसा न कहो पुत्र। भेड़िया देवता की सौगंध, सच्चे से तुम्हारी माता से प्रेम किया था, परंतु उसका मन हम भेड़ियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था। यही कारण था कि हम
मुझे उसके साथ छल का मार्ग अपनाना पड़ा था। आप कुछ भी कह लें, परंतु इसमें यथार्थ नहीं बदलेगा। अरे यह क्या हो रहा है? वक्त आ गया है पुत्र। देव आरक्षण आरक्ष की जय, न्याय परिषद की जय। शांत परिषद गणों शांत। वीरक्ष रूपक से आज काफ़ी वर्षों बाद न्याय परिषद एक बार फिर जागृत हुई है। परिषद की कार्यवाही आरंभ हो। जो आज्ञा दे। प्रथम बार कालजयी विरुद्ध सम्राट वुल्फा के मध्य होगी। दोनों पक्षों को न्याय परिषद करने के हेतु न्याय लड़ाकों को भेजा जाए। न्याय लड़ाका, चलिए महाराज, आपका वादा शुरू हो गया है। ठहरो, मैं पिताश्री के साथ चलूँगा। कुमार को भी नियमानुसार केवल वादी और प्रतिवादी को पक्ष लेने में न्याय परिषद में सम्मिलित होने का अधिकार है। मुझे पूरा अधिकार है यह देखने का कि कहीं मेरे पिता के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। युवराज को भी सावधान, आप न्याय परिषद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा, इसलिए हट जाइए सामने से। चलिए सम्राट। ये कैसी दष्टा की है? लड़ाके आरोपी को लाने भेजा गया था। क्षमा करें धर्मराज, युवराज को भी छल से यहाँ आ गए। एक पुत्र होने के नाते पिता के बाद में सम्मिलित होना मेरा अधिकार है और यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। युवराज को भी आप जानते हैं, आपकी हठधर्मिता और उद्दंडता के लिए आप कठोर दंड के कारण ही बन सकते हैं। किस न्याय विधान में लिखा है कि अपने पिता का पक्ष लेने वाला हठधर्मिता उद्दंडता है? सम्राट वुल्फा, आपका पुत्र लगातार न केवल नियमों की अवहेलना कर रहा है तो वर्षों चले आ रहे न्याय विधान की चुनौती भी दे रहा है। उसकी भूल को क्षमा कर दिए देव। उसने जो कुछ भी किया अज्ञानतावश किया। अपने कृत्यों को अज्ञानता और भूल का नाम देना क्या तुम्हारे वंश की परंपरा है? सम्राट वुल्फा, माँ सुरव्या, ना ये यहाँ किसी की माँ है ना यह किसी की पत्नी। न्याय की देवी सूर्या का न्याय इस परिषद में स्वागत है। आसन ग्रहण करें देवी। धन्यवाद दे माँ। इस बार जो न्याय परिषद में प्रविष्ट हो गया वह प्रक्रिया पूर्ण किए बिना वापस नहीं जा सकता और इस तरह के बाद में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं होगी। कोई भी नियम भंग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रूपयक्ष वादी को प्रस्तुत करें। जो आज्ञा धर्मराज। वादी पक्ष प्रस्तुत हो। तो आप हैं सम्राट वुल्फा, वुल्फानों के पतन के जिम्मेदार एक कमजोर अयोग्य शासक, अपनी जीवा पर नियंत्रण रख भेड़वा। मेरी सभी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहती हैं, कुमार को भी, इसलिए मैं कभी किसी के पास में नहीं फंसा। रुक जाओ पुत्र, आप इनके सम्राट हैं और इन्हें आप सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। यह वक्त सिर्फ एक आरोपी है। इस वक्त जब तक ये बात चल रहा है कोई सम्राट होने का कोई लाभ नहीं हो सकता। वुल्फा पर वादी पक्ष ने आरोप लगाया। वुल्फा ने कालजियों के निर्वासन अवधि बीत जाने के बाद उन्हें वापस नहीं बुलाया। अब वुल्फा को सिद्ध करना होगा उसका आरोप मिथ्या, अन्यथा वुल्फा दंड के अधिकारी होंगे। यह तो सरासर अन्याय है। मुझे इसकी आज्ञा चलनी चाहिए। पुत्र वीणक्ष रूपक्ष न्याय के देवता के अनुच्च अंतर मन से उत्पन्न हुए हैं जो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। वुल्फा न्याय परिषद को बताइए क्या कारण था कि कालजयी के निर्वासन की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आपने उनको सतह पर नहीं बुलाया? क्योंकि मैं योग निद्रा में लीन था। वुल्फानों के नष्ट होने के बाद जीवन उद्देश्यहीन हो गया था, इसलिए योग निद्रा ही मुझे अंतिम मार्ग नजर आया और आपने अपने कर्तव्यों से आंखें मूंद ली। भूल गए कि आपके निर्शासन का दंड झेल रही ही आपकी प्रजा आपके आह्वान का प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं, यह सत्य नहीं है। यदि यह सत्य नहीं है तो आपके साथ ऐसा कोई उपाय नहीं है अवधि पूर्ण होने के पश्चात कालजयी वापस आ सकें। मैंने व्यवस्था की थी। तंत्रगणों द्वारा एक प्रणाली निर्मित की गई थी जो निर्वासन अवधि पूर्ण होने का संकेत देती थी, परंतु वुल्फानों पर हुए हमले के कारण कदाचित वह प्रणाली ध्वस्त हो गई थी। इस युद्ध में तंत्रगण भी नदारद हो गए थे, इसलिए हमें अवधि पूर्ण होने की कोई सूचना नहीं मिल पाई। आपने तंत्रगणों की आड़ में अपने कर्तव्य से पल्ला नहीं झाड़ा। मेरी दृष्टि में वुल्फा पूर्णतः दोषी है, इसे कठोरतम दंड मिलना चाहिए। क्षमा करें न्यायश्रेष्ठ, माना कि वुल्फा से भूल हो गई थी, परंतु इस कर्तव्य में दोषी नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वुल्फानों के नष्ट होने के बाद भी वुल्फा किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे। यह सत्य धर्मराज, मेरी आंखों के सामने मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका था। मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया था। मैं 20 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया। वुल्फानों की अंतिम उम्मीद मेरा पुत्र पाषाण प्रतिमा में परिवर्तित हो चुका था। मैं तो जीने की आशक हो चुका था। अरे वाह, कितनी आसानी से वुल्फा ने अपनी मानसिक स्थिति का हवाला देकर कायरतापूर्ण होकर अपराध से पल्ला झाड़ा है, जबकि इस दुर्दशा के कारण एक पूरी पीढ़ी की इस मानसिक यंत्रणा से कुछ होगी उसका अनुमान लगा पाना भी संभव है। याद रहे, राजा के लिए प्रजा ही पुत्रवत होती है। वुल्फानो तबाह होने का ढंढोरा पीट कर वुल्फा केवल अपने पुत्र को वुल्फानो की उम्मीद आप बता रहे हैं, जबकि वुल्फानो की आधी प्रजा कंदरा में तिल तिल कर सतह के तड़प रही थी जिसमें वुल्फा ने पिसार दिया और उसी के दोषी हैं। सत्य तो यह है कि एक अक्षम शासक साबित हुए सम्राट वुल्फा। आपने भेड़िया कुल को कलंकित किया है। आपके शुंभक जैसे महानायक की गौरवशाली परंपरा को धूमिल किया है।
धूमिल किया है और आपके क्षणिक सुख की पूर्ति के लिए संपूर्ण वुल्फानों की सुरक्षा ताक पर रख दी थी। वुल्फानों के विनाश का जिम्मेदार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। आपने हर पर अपना कर्तव्य निभाने में चूक की है। आपका अपराध अक्षम्य है। मैं इसकी तरफ चुनाव कर सकता हूँ, यह तो सरासर अन्याय है। दर्शक को सम्मिलित रूप से सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं है। पुत्र वीणक्ष युवृक्ष के न्याय के देवता नक्ष के अंतर्मन से उत्पन्न हुए हैं। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वुल्फा न्याय परिषद को बताइए क्या कारण था कि कालजयियों के निर्वासन की अवधि पूर्ण के पश्चात आपने सदैव नहीं बुलाया। मैं इस वक्त योग निद्रा में लीन था। सम्राट उल्फा को अपनी सवाई में और कुछ कहना है? नहीं धर्मराज, यह अंतिम अवसर है सम्राट। उसके पश्चात आपको पुनः अवसर नहीं पर किस करने का अवसर नहीं मिलेगा। जब मेरा पुत्री मुझे दोषी मानता है तो मुझे अपराध स्वीकार करना चाहिए। धर्मराज, मुझे कुछ और नहीं कहना है, पर मुझे कुछ कहना है। युवराज, आपको पहले भी चेतावनी दी गई थी। मैं न्याय परिषद का आदर करता हूँ, परंतु मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य जिससे मैं प्रमाणित कर सकता हूँ मेरे पिता निर्दोष हैं। बस मुझे एक अवसर दिया जाए। देव, युवराज न्याय परिषद को भटकाने की चेष्टा कर रहा है। मेरी आपसे विनती है कि उसे वैसा कोई अवसर प्रदान न किया जाए। यदि उसे अवसर ना दिया गया तो यही सिद्ध होगा कि न्याय परिषद की रुचि न्याय करने में नहीं, अभी तो यह इन प्रकार मेरे पिता को दोषी साबित करने में है। आप कहती हैं देवी, क्या युवराज को भी को अंतिम अवसर प्रदान किया है? देव, हमें इस पर थोड़ा विचार करना होगा। एक प्रहर का विराम कर लिया जाता है और एक प्रहर पश्चात कार्रवाई पुनः आरंभ होगी। जहाँ एक तरफ न्याय परिषद में अल्प विराम घोषणा हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी कालजयी जाति घाटी के बाहर आना शुरू हो चुकी थी। पूरी की पूरी बाहर आना शुरू हो चुकी है कालजयी जाति घाटी। गर्र और शुरू हो चुका था स्वाधीनता संग्राम। गाथा जारी रहेगी अंतिम युद्ध में। तो दोस्तों, ये शानदार महाभियोग कॉमेडी समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे इसके अगली पार्ट में, अंतिम पार्ट इस श्रृंखला का, अंतिम युद्ध में। पेश करते हैं अब तक की प्रकाशित कॉमिक। नाग ग्रंथ में विराट पर्व बची हुई है। प्रलय के देवता में नागप्रतिघात बची हुई है। मैंने झापड़ माधुर में पड़ता रहेगा झापड़। अग्नि पर श्रृंखला में अग्निवध जो अगली को सेट में आएगी। बांकीलाल की थाना वही बनाएंगे। शुद्धिगण में अंतिम युद्ध, वो भी अगले सेट में। नियो में ग्राउंड जीरो आनी है। सर्वनायक श्रृंखला में सरप्रहार आनी है। शीलभंग श्रृंखला में तमस आनी है, द्वितीय भाग। अब अगला विषहरता नागराज आना आतंक था। मैंने मारा धूप को डिफरेंट है। शेर का बच्चा नगराचा, हार्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड हार्ट की एक चाइल्ड की। आगामी सेट के अग्नि पर श्रृंखला समापन भाग, अंतिम युद्ध शुद्धीकरण श्रृंखला समापन भाग। नियम भंग तो पतन निश्चित। न्याय परिषद हो चुके जागृत। आरोपित है वुल्फा और भेड़िया। अब इन दोनों को दंड मिलना निश्चित है, क्योंकि इन पर लगा है महाभियोग। भाग 7 शुद्धिकरण श्रृंखला का संपूर्ण आंदोलन के लिए इस कॉमिक के विषय दोष पूर्ण आधिपत्य रणभेड़ी अतिक्रमण संक्रमित उल्लंघन अवश्य पड़े। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।